हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, उस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम जो हमारा चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू नेशनल इनकम डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर हम जो है कंजम्पशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कंजम्पशन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, किस किस टाइप का हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, उन सारी चीज़ों की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका ये लास्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है आपका। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, की जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस किस चीज़ से मिलके हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बनता है। तो इसके अंदर बेसिकली हम 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। एक हमारे पास है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपका व्यापार है उसमें स्थिर निवेश। दूसरा हमारे पास इसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे है स्टॉक से, स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंट्री, कि जो बिज़नेस के अंदर हम पैसा लगाते हैं माल को स्टॉक करने के लिए, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल का मतलब होता है कि अगर आप जो पैसा जो है घर को खरीदने के लिए लगाते हैं, रेजिडेंशियल का मतलब होता है निवास। जो आप पैसा जो है घर वगैरह चीज़ें खरीदने के लिए आप लगाते हैं उसको बोलते हैं हम, कि उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल। तो ये हमारे पास आता है। इसमें आपके पास जो फर्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या आप 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 इसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए। दोनों का जो मीनिंग है वो आपका सेम ही होता है। इट मीन्स कि जो पैसा आपका लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कैपिटल के ऊपर ही जो है वो यूज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये जो न्यू मशीन है या फिर आप न्यू प्लांट अगर आप लगाते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है कि आप जो मशीनें आप यूज़ करेंगे उसको आप काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक कि आप इसको तक जब आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये एक तरीके का फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। और जनरली जो इसकी वैल्यू होती है, जो ये अमाउंट होता है, वो काफ़ी हाई वैल्यू इसकी होती है, क्योंकि इसको आप एक लंबे टाइम पीरियड तक यूज़ करते हैं। इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसके डेटर्मिनेंट्स क्या हैं? इसके दो डेटर्मिनेंट्स होते हैं आपके पास। एक तो आपके पास रियल रेट के अंदर हो, दूसरा इसके अंदर होता है तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होता है? ये आपका डिफरेंस होता है किसके बीच में? मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में एक्सेप्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि सपोज करते हैं कि आपके पास जो हमारी मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर हमारी 10% है, तो और मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है, वो आपकी कितनी है? 4% है। तो आपका जो इक्वल होता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपका होगा 6% के इक्वल। तो ये क्या है, इम्पैक्ट करती हैं कि जो हमारा फ्यूचर के लिए जो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है उसको। इसके बाद आपका जो आता है कि बिजनेस इन्वेंट्रीज़ क्या हैं। बिजनेस इन्वेंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जब भी कोई पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो जो फर्म होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं? डिज़ायर एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक। एक्यूमुलेशन होता है कि पूंजी को इकट्ठा करना, यानी कि अगर कोई भी जो फर्म है वो कितना पैसा अपना स्टॉक के ऊपर खर्च करना पसंद करती है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है अपने सामान को इकट्ठा करके रख सकती है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है सामान को इकट्ठा करना।
तो ये क्या है, बेसिकली दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं इसके अंदर। एक तो चेंज इन कैपिटल, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड और इंटरमीडिएट या अनफिनिश्ड गुड। कि एक तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो उन गुड्स के ऊपर किया जाएगा जो कि प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। प्रोडक्शन लाइन को, जो आपकी प्रोडक्शन लाइन है, इट मीन्स कि ये गुड्स क्या हैं, अब रेडी हैं किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। इनको हम क्या है, अब डायरेक्ट उपभोग कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास अनफिनिश्ड गुड, जो कि ऐसे गुड्स जिन्होंने अभी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया है। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट जो होता है यहाँ पे वो होता है इन्वेस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल, कि आप जिन गुड्स का आप प्रोडक्शन करते हैं तो उन गुड्स के प्रोडक्शन के लिए क्या है, आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो उन रॉ मटेरियल के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उनका स्टॉक करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक आपका जो इसी के अंदर आपका इंक्लूड होता है क्या, इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस इन्वेंट्रीज। बेसिकली आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है मार्केट की एक्सेप्टेशंस के ऊपर। मार्केट की एक्सेप्टेशंस का यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो संबंध है वो किस तरीके से है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है। स्ट्रेटेजिकली जो है कि मान लीजिए अगर जो फर्म है उसका लॉन्ग रन में विज़न क्या है, वो किस तरीके का बिजनेस करना चाहती है। कि अगर फर्म को लगता है कि लॉन्ग रन के अंदर उसके जो प्रॉफिट हैं वो ज़्यादा होंगे और जिस गुड का वो प्रोडक्शन कर रही है उसके जो प्राइस हैं वो हाई होंगे, अगर प्राइस हाई होते हैं तो इसके प्रॉफिट भी क्या होते हैं, हाई होंगे। तो वो क्या करेगी, जो पैसा है उसको स्टॉक के ऊपर लगाती है और जो गुड्स वो बनाती है उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल को क्या करती है, स्टॉक करना स्टार्ट कर देती है, ताकि लॉन्ग रन के अंदर जब इस गुड के प्राइस बढ़ें तो वो क्या करें, इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, ताकि इंक्रीज़ होने से उसके जो प्रॉफिट होंगे वो भी क्या है, वो उसको ले सकती है। तो ये आता है। दूसरा, अगर किसी फर्म को लगता है कि जो फ्यूचर है उसके अंदर गुड्स के जो प्राइस हैं अगर वो कम होंगे तो उसकी जो फ्यूचर एक्सेप्टेशंस है कि फ्यूचर के अंदर अगर प्राइस कम होते हैं तो उसके प्रॉफिट के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके प्रॉफिट भी कम होंगे। तो जो स्टॉक के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो भी कम किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि मार्केट की एक्सेप्टेशंस कैसी हैं, भविष्य में मार्केट में किस तरीके का जो है माहौल रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग, कि आपका जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट का वो है आपका रेजिडेंशियल हाउसिंग। इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये आपके होते हैं होम लोन्स, कि आप जो घर जो है अगर वो परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ऐसे जो लोन है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और वो भी किस टाइप की रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कैसे निकालते हैं, रियल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है आपकी वो इक्वल होती है किसके, मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में इन्फ्लेशन, यानी कि आपकी मौद्रिक ब्याज की दर, मौद्रिक ब्याज की दर माइनस में जो मुद्रास्फीति है वो, मुद्रास्फीति दर। अगर आपकी जो मनी वेज रेट है, जो मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो 10% है और आपकी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो अगर हम मान लें कि 6% है, तो आपकी जो मनी, जो आपकी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 4%। तो इस 4% का किस तरीके से बिहेवियर होता है तो उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। कि एक तो जो आपका हाउसिंग लोन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रियल जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर। अगर ये 4% है तो आपका जो लोन है लोग ज़्यादा लेंगे, प्लस एक जो इसका बेनिफिट मिलता है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको हाउसिंग लोन अगर वो लेता है तो उसको इनकम टैक्स से भी कुछ छूट मिलती है। इसको हम और कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितनी है, 4% है, और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इनकम टैक्स में क्या मिलती है, छूट मिलती है। इनकम टैक्स में उसको क्या मिलता है,
डिस्काउंट अगर मिलता है, कितने का, 2% का, तो जो इसको ब्याज पे करना पड़ेगा हाउसिंग लोन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको पे करनी पड़ेगी, पे फॉर होम लोन। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो होम लोन जो हैं वो लोगों के द्वारा ज़्यादा लिए जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा होम लोन दिए जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि इस जो होम लोन में जो पैसा जा रहा है उसका क्या है कुछ मिस यूज़ किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर देगी ताकि जो आपका होम लोन जो जा रहा है उसमें कुछ कमी की जा सके। तो ये 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसके अंदर हमने देखा कि जो आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है उसके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिजनेस। सेकंड इसके अंदर हमने देखा इन्वेंट्री या स्टॉक के ऊपर, और थर्ड है हमारा रेजिडेंशियल हाउसिंग के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन फंक्शन की, कि तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास फंक्शन वो क्या होता है कि 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, सी और आई। सी जो हमारा शो करता है वो आपका करता है डिज़ायर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, और आई शो करता है हमारे पास डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर को। तो जब हम अगर कंजम्पशन प्लस अगर इन्वेस्टमेंट को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास आता है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के इक्वल। तो हमारे यहाँ पे 2 हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि एक तो इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है, और एक हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पे नहीं किया जा रहा। इट मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक क्लोज्ड इकोनॉमी की। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स कि ये क्या है, एक तरीके की बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अगर अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होते हैं, कोई भी फॉरेन ट्रेड जो है वो नहीं किए जाते हैं। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि टेबल में हमें जो दिया है वो किस तरीके का दिया है कि अगर आपकी जीडीपी जो है वो 200 की है तो आपका जो डिज़ायर कंजम्पशन है वो आपका 360 है, और आपका जो डिज़ायर इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 500 का। तो आप अगर सी प्लस आई अगर आप करते हैं तो ये इक्वल आता है किसके, 860 करोड़ के। तो इस तरीके से हम क्या है जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है एजम्पशंस यहाँ पे भी है, जैसे आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको नहीं लिया है, ओनली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसी को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को क्या है कांस्टेंट मान लिया है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसकी, और जो हमारी जीडीपी है उसके रिलेशन की, कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास सिचुएशन किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है आपकी MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली आपको बताता क्या है कि अगर आपकी इनकम जो है अगर उसमें चेंज होता है तो आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आता है उस रिलेशन को बताता है MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम इसको निकालते कैसे हैं, ये हमारा इक्वल होता है MPC एक डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, कि इनकम में चेंज होने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है कितनी थी 3000, और आपका जो कंजम्पशन था वो 3000 था, और जो इनकम है वो आपकी कितनी है 3500। उसके बाद आपकी जो है इनकम, आपका कंजम्पशन चेंज हो गया 2600 और इनकम चेंज हो गई 3000। तो अगर इनका चेंज को अगर हम निकालें तो ये हमारे पास आता है 400 अपॉन में 500। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है कितना, 0.8 के इक्वल। अब ये 0.8 आ गई तो इसी से हम क्या है एंडेड कंजम्पशन को हम फाइंड कर सकते हैं। एंडेड कंजम्पशन के जो इसको हम प्रेरित कंजम्पशन जो है वो बोलते हैं, प्रेरित उपभोग। तो अगर हमें बात करनी है कि आपका जो डिफरेंस होता है अगर वो हमें निकालना हो कि इसमें डिज़ायर कंजम्पशन और जो आपका एंडेड यानी कि जो वास्तविक आप जो खर्चा कर रहे हैं उसका, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो MPC की वैल्यू आई है 0.8, उसको हम
मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, y के साथ। y हमारे पास क्या है, इनकम। तो हम किस पे आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाता है इंडीड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के इक्वल। कि एक तरीके से एक आप फॉर्मूले की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें निकालना है इंडीड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंडीड को हम बोलते हैं वास्तविक या इसको हम बोलते हैं प्रेरित, प्रेरित उपभोग व्यय। ये इक्वल होता है किसके, 0.8 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो अगर आपको 1000 दे दी जाए तो ये किसके इक्वल आएगा कि आपका जो आपका प्रेरित उपभोग व्यय है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 800 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया। जब आपका लेवल ऑफ इनकम कितना है 1000 है तो आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं इसमें से 800। इसी तरीके से हम क्या है अलग अलग जो इनकम लेवल है उसके ऊपर हम कंजम्पशन लेवल जो है अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ आप जो यहाँ पे याद रखेंगे वो ये है कि आपका जो डिज़ायर कंजम्पशन है और जो आपका इंडीड कंजम्पशन है उसमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे वाली टेबल से अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे अगर हमें बात करनी है कि हमारा मान लीजिए आपका इनकम लेवल कितना है 3000 है, तो अगर मैं 3000 पे अगर मैं इंडीड कंजम्पशन लेवल अगर मैं फाइंड करूं तो इंडीड कंजम्पशन लेवल जो है हमारे पास कितना आएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो ये जो वैल्यू आती है आपकी वो वैल्यू आती है लगभग 2400 की। तो 2400 हमारे पास क्या है इंडीड कंजम्पशन लेवल है। लेकिन अगर हम बात करें आपके डिज़ायर कंजम्पशन की तो डिज़ायर कंजम्पशन हमारे पास कितना है 2600 है। तो ये हमारे पास क्या है डिज़ायर है और ये क्या है हमारे पास इंडीड कंजम्पशन है। तो हमारे पास क्या होगा 2600 माइनस में 2400, तो ये हमारे पास कितना है 200 के इक्वल क्या है, ये एक डिफरेंस आता है किसके अंदर, डिज़ायर और इंडीड जो आपका कंजम्पशन है उसके अंदर। इसी को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन या इसको हम बोलते हैं स्वायत्त उपभोग व्यय। ये स्वायत्त उपभोग व्यय या जो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो क्या होता है, बेसिकली अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो वो ये होती है हमारी रियल लाइफ के अंदर कि आपकी जो इनकम है वो जीरो हो सकती है, इनकम जो है इक्वल जीरो हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें कंजम्पशन की तो कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, कंजम्पशन नेवर ज़ीरो। अगर आपकी इनकम नहीं भी हुई लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ जो है वो कंजम्पशन करते ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर स्टूडेंट का एग्जांपल लें तो आप क्लॉथ यूज़ करते हैं, फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप क्या है फूड के साथ साथ आप जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इन सभी का जो एक्सपेंडिचर है वो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आपकी इनकम क्या है, इनकम आपकी ज़ीरो है। तो ये जो खर्चा आ रहा है इस खर्चे को ही हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन या स्वायत्त उपभोग में। और ये डिफरेंस किसका होता है, डिज़ायर कंजम्पशन और आपका जो इंडीड कंजम्पशन है उसके बीच का। तो इस तरीके से हम इसका रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिज़ायर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की तो वो हमारे पास क्या होता है डिज़ायर कंजम्पशन प्लस में डिज़ायर इन्वेस्टमेंट। और आपका जो डिज़ायर कंजम्पशन जो आपका डिज़ायर कंजम्पशन होता है वो इक्वल होता है किसके, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में इंडीड कंजम्पशन के। कि अगर मान लीजिए आपके पास डिज़ायर कंजम्पशन कितना है जो आपके पास डिज़ायर कंजम्पशन अगर हमें निकालना है तो डिज़ायर्ड कंजम्पशन, तो डिज़ायर कंजम्पशन किसका होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में इंडीड कंजम्पशन। कि जैसे हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन अभी हमने फाइंड किया था 200 और इंडीड कंजम्पशन हमने फाइंड किया था कितना 2400 आया था हमारे पास। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड कंजम्पशन आया था वो कितना था 2600। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड
कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर वो होता है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट किसके इक्वल, ऑटोनोमस एग्रीगेट इन एक्सपेंडिचर के इक्वल। उसके बाद हम इसी को क्या है एक डायग्राम से समझ सकते हैं। हमारे पास दो एक्सिस हमने लिए हैं, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस हमने लिया है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है इनकम को या रियल जीडीपी हम इसको बोल सकते हैं हमने लिया है। हमने दो कर्व लिए हैं, जो आपका सीसी कर्व है, सीसी हमारा शो करता है कंजम्पशन कर्व को, और हमारे पास क्या है एक ए ई है। ए ई हमारे पास किसको शो करता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। आई आई हमें शो करता है इन्वेस्टमेंट कर्व। हम बात करें यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन की, यानी कि अगर सीसी की, तो वो इक्वल होता है किसके, कंजम्पशन आपका इक्वल होता है ए प्लस में बीटा वाई के। ए की अगर हम बात करें तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, स्वायत्त उपभोग व्यय, यानी कि वो उपभोग व्यय जो कि आपके इनकम के ज़ीरो होने से भी ज़ीरो नहीं होता, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो कि आपका हमने निकाला था 200 के इक्वल। और अगर हम बेटा वाई की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, इंडीड कंजम्पशन लेवल, वो कंजम्पशन लेवल जो कि आपकी इनकम से इफ़ेक्ट होता है कि इनकम का कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो जिसकी हमने जो वैल्यू निकाली थी कि ये आपका इक्वल होता है किसके, 0.8 मल्टीप्लाई बाय वाई। ये 0.8 जो है ये हमारा होता है किसके, एमपीसी के इक्वल, या इसी को हमने क्या, ये हमारे पास इसी को हमने बीटा के इक्वल रखा है। तो बीटा इक्वल होता है किसके, वाई के। तो अगर आपके मान लीजिए कि अगर आपकी जो इनकम है उसको हम मान लें कितना, 1000, और अगर आपको इंडीड निकालना है तो 0.8 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 800। तो अगर आपको टोटल कंजम्पशन निकालना है तो बीटा जो हमारे पास अल्फ़ा है उसकी वैल्यू हमारे पास 200 है, प्लस जो हमारे पास बीटा वाई की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 800। तो 800 प्लस में 200 ये इक्वल आता है किसके, 1000 के। तो 1000 आपके पास क्या है, टोटल कंजम्पशन आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेवल है, वो इन्वेस्टमेंट लेवल हमने क्या है, 500 फिक्स इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया। तो ये हमारे पास जो ये लेवल है हमारे पास 200 का, ये हमारे पास क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी कि ये आपका सबसे न्यूनतम लेवल है कंजम्पशन का, कि आपकी इनकम जो है अगर इस कंडीशन में ज़ीरो भी होती है बट आप ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा करते रहते हैं, तो ये हमारे पास आता है। इससे आगे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हमने कांस्टेंट माना है, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका जो है वो किसके इक्वल आता है, 500 के इक्वल हमने इन्वेस्टमेंट को मान लिया। तो अगर आपको एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन निकालना है तो उसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर आप फंक्शन आपको निकालना है तो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके अल्फ़ा प्लस में बीटा वाई प्लस में आई, यानी कि आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में इंडीड कंजम्पशन, और ये आई होता है आपका इन्वेस्टमेंट के इक्वल। तो हमारे पास कितना आया था, 200 हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन था, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करी थी बीटा वाई की 800, प्लस आपके पास 500 के क्या है हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। तो इक्वल किसके आता है, 1500 हमारे पास क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे हमने क्या है बीटा की जो वैल्यू है उसको रखा नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन में क्या है इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया और सिर्फ जो बीटा की वैल्यू है उसको एज इट इज़ हमने रख दिया है। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन बनती है वो इसलिए बनती है कि यहाँ पे हमने क्या करा, जो हमारे पास 200 था वो प्लस हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 500 वो, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो वैल्यू आती है हमारी 700 के इक्वल। तो 700 आ गया और प्लस में हमने क्या रखा, एज इट इज़ बीटा वाई की हमने वैल्यू रख दी, जो कि हमारे पास कितनी आई थी 0.8 वाई। तो ये क्या है, इस तरीके से अगर हम कंजम्पशन का सिर्फ हम कर्व लें तो कंजम्पशन का हमारे पास सीसी डायग्राम बनता है, और अगर हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को निकालें तो वो हमारा होता है C प्लस आई के। तो ये हमारा डायग्राम है। उसके बाद अगर हम बात करें कांस्टेंट इन सी फंक्शन, कांस्टेंट इन सी फंक्शन का मीनिंग है कि आपका जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है 200 वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है किससे, जो आपकी नेशनल इनकम है उससे, या कोई भी जो आपकी इनकम होती है उससे इंडिपेंडेंट होता है। इनकम का इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी होगी तो अभी आपका जो कंजम्पशन है वो 200 तो मिनिमम होगा ही। ये इसकी बात यहाँ पे कर रहा है। ये जो कंडीशन होती है ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो सेविंग है वो माइनस में होती है। माइनस सेविंग इन द सेंस कि आप पैसा जो है वो बोरो करते हैं या उधार लेते हैं, और उधार का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप घर से पैसे जो है वो यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली अगर आपको पैसा जो है वो दे रही है तो उसी को हम मान लेते हैं कि वो आपकी नेगेटिव सेविंग है, या आप उनसे एक तरीके से पैसे उधार लेते हैं। ये बात हम इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं। उसके बाद आता है कांस्टेंट इन ई ए फंक्शन। यहाँ पे हम दो चीज़ें लेते हैं कि आपका एक तो जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो, यानी कि जिसको हमने बोला था 200, ये हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन था, और एक हम मान के चलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 700 वो किसके इक्वल आती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और वो भी क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। तो एक हमारे पास आता है कि जो आपका कि वाई ए ई फंक्शन इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो इसका जो एक सिंपल सा जो आपका